नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ साइंसेस SOS, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट PGDSD, हिंदी। 9-008 भूमंडलीकरण और पर्यावरण। इकाई 11 जनप्रयास 11। एक प्रस्तावना। पिछली इकाई में आपने पर्यावरण के रखरखाव में गैरसरकारी संगठनों की भूमिका के बारे में पढ़ा। अब इस इकाई में हम सतत विकास में लोगों की पहल के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक तौर पर पर्यावरण का संरक्षण होता है। विकास के लिए जन पहल का कोई भी दृष्टिकोण परस्पर निर्भर होना चाहिए। सामुदायिक प्रयास से विकास की पहल को सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है एक सच्चा स्थानीय नेतृत्व। निर्णयन प्रक्रिया को पूरे तौर पर समुदाय को सौंप देना चाहिए और इसमें पारदर्शी भागीदारी प्रक्रियाओं का सहारा लेना चाहिए। महिलाओं को केंद्रीय भूमिका में लेकर समुदाय के प्रयास से की गई पहल तो मानव विकास की प्रक्रिया के प्रति जवाबदेही और भागीदारी के लिए एक ठोस आधार उपलब्ध कराती है। नीचे से ऊपर की ओर आयोजना प्रक्रिया वाले भागीदारी दृष्टिकोण से जोखिम के अनेक कारक समाप्त हो जाते हैं। सभी स्तरों पर समन्वित कार्यवाही, विशेषकर विकासशील देशों में, सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। विकास को एक जनकेंद्रित नमूने से जोखिमों अथवा हानियों को कम करने में और पर्यावरण तथा मानव जीवन का स्तर उठाने में मदद मिलेगी। इस प्रक्रिया में राज्य, गैरसरकारी संगठनों, नागरिक समाज और स्थानीय तंत्र को एक महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी जाती है। लक्ष्य और उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप गैरसरकारी संगठनों और जन पहलों पीपल्स इनिशिएटिव्स में अंतर कर सकेंगे। विश्व विकास और मानव विकास प्रतिवेदनों में उल्लिखित सतत विकास में नागरिक समाजों सिविल सोसाइटीज की भूमिका की विवेचना कर सकेंगे। दक्षिण एशियाई अनुभव पर विशेष जोर देते हुए पर्यावरण, जल, बड़े बांधों, वन और विषैले पदार्थों के व्यापार पर लोगों की प्रतिक्रिया और पहल पर प्रकाश डाल सकेंगे और विकास के एक जनकेंद्रित नमूने पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट पैराडाइम पर विचार करने के लिए लोगों की पहलों से सार्थक सबक ले सकेंगे। 11.2 गैरसरकारी संगठन और जन पहल में अंतर। गैरसरकारी संगठन और जन पहल का अंतर अधिक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि गैरसरकारी संगठन की गतिविधि और लोगों की पहल का दायरा एक दूसरे को काट भी सकता है और एक दूसरे में मिल भी सकता है। यह स्पष्ट करना मुश्किल होगा कि कौन सी गतिविधि गैरसरकारी संगठन के दायरे में आती है और कौन सी नहीं। जब हम किसी सामूहिक गतिविधि को जन पहल कहते हैं, तो उसे स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है। इस संदर्भ में 4 स्पष्ट विलक्षणताओं की पहचान की जा सकती है। 1. यह किसी आपदा के प्रति संवेदनशील लोगों की आंतरिक बाध्यताओं से अधिक उभरती है और सामूहिक कार्यवाही में वही प्रमुख पात्र होते हैं। 2. किसी कार्यक्रम के समर्थन में अथवा उसके विरोध में, सामाजिक आंदोलनों के रूप में इसका एक जुटाव पक्ष होता है। 3. यह हमेशा या तो विकास का एक वैकल्पिक तरीका प्रस्तुत करती है अथवा स्थानीय रीतियों को संरक्षित रखती है जो पर्यावरण अनुकूल और जनानुकूल होती हैं। 4. यह अपनी शक्ति स्थानीय भौतिक अथवा वित्तीय संसाधनों से प्राप्त करती है। ये विलक्षणताएं प्राथमिक तौर पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध महत्वपूर्ण जन संसाधनों और योग्यताओं पर निर्भर करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए को आत्मनिर्भर, जनसंवेदी और अंततः सतत रूप देती हैं। ये पहले इस अर्थ में सार्थक हैं कि बाजार केंद्रित विकास के वर्तमान नवक्लासिकी तरीकों में यह अंतर्निहित रुझान है कि लोगों के एक बड़े तबके को न केवल विकास की प्रक्रिया से ही बाहर रखा जा सकता है, बल्कि उनके निर्वाह, रोजी रोटी के स्रोतों पर भी कुठाराघात किया जा रहा है, क्योंकि भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन,
निजीकरण और उदारीकरण के साथ मिलकर पैसा बनाने के नए रास्ते खोल सकता है। यह अंधाधुंध प्रवाह को भी मुक्त कर देता है, जिससे पारंपरिक उत्पादन पद्धतियां और जीवन शैलियां प्रभावित हो सकती हैं और प्रभावित लोग उससे छूटे रह जाते हैं। यही कारण है कि विकल्पों की तलाश जरूरी हो जाती है, लोगों के अनुभव और उनकी चेतना में जड़ित विकल्पों की। एक प्रकार से वैश्विक शक्तियां विकास के वांछनीय अथवा अवांछनीय सशक्त तरीके प्रस्तुत कर रही हैं, और यह स्थानीय संस्कृतियों और विशिष्ट विकास पद्धतियों पर है कि वे उन्हें अपनाएं, संशोधित करें अथवा उन्हें अस्वीकार कर दें। इसीलिए भूमंडलीकरण और उसकी बाध्यताओं के चलते लोगों की पहलों की समीक्षा, पर्यावरण तथा सतत विकास का सबक अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह बात विश्व विकास और मानव विकास प्रतिवेदन में उचित रूप में रेखांकित की गई है। यह तर्क तब और भी प्रासंगिक हो जाता है जब चर्चा का संबंध दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप से होता है, जिसमें एक संकीर्ण जनसंख्यात्मक अर्थ में विशाल आबादी, बल्कि वैश्विक आबादी का सबसे बड़ा संवेदनशील हिस्सा भी निवास करता है। 11 फरवरी 2001 सतत विकास पर विश्व विकास रिपोर्ट। जन पहल, एक गतिशील विश्व डायनामिक वर्ल्ड में सतत विकास पर विश्व विकास रिपोर्ट 2003 में सतत विकास की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि यह कालांतर में मानव कल्याण का संवर्धन है। जीवन को जो चीज अच्छा बनाती है वह अत्यंत व्यक्तिनिष्ठ होती है, और कल्याण के विभिन्न पक्षों को दिया जाने वाला आपेक्षिक महत्व विभिन्न व्यक्तियों, समाजों और पीढ़ियों के लिए अलग अलग होता है। किंतु जैसी विश्व पर्यावरण तथा विकास आयोग की मान्यता है, हमारे लिए जरूरी है वह पंक्ति जो भावी पीढ़ी की उसकी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता को समर्पित किए बगैर वर्तमान की जरूरतें पूरी करती है। साक्ष्य यह कहता है कि इस बात की संभावना है कि सामाजिक तनाव और चरम पर सामाजिक टकराव तमाम परिसंपत्तियों के संचयन अथवा संरक्षण की प्रक्रिया को ठप कर सकता है, और इस प्रकार अंतरपीढ़ीय कल्याण खटाई में पड़ सकता है। इसलिए विकास प्रतिवेदन में ध्यान पर्यावरणीय सरोकारों पर देना जरूरी हो जाता है, विशेषकर अपरिवर्तनीयता से बचना, जो भावी कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इस उद्देश्य से संस्थागत कार्यनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर काफी चर्चाएं हुई हैं। अगले 50 वर्षों में होने वाले बदलावों से निश्चय ही शहरीकरण, प्रौद्योगिकीय आर्थिक वृद्धि, बदलते सामाजिक मूल्य, पर्यावरणीय तथा प्राकृतिक संपदाओं के बदलते परिदृश्य और राष्ट्रों में अधिक मजबूत संबंधों की प्रक्रिया में तेजी आएगी। इस बदलाव से बाजार, सरकार और नागरिक समाज जैसी कई संस्थाओं अथवा खिलाड़ियों को निपटना होगा। जहां सतत विकास को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में हितों को संतुलित करने में बाजार और सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है, वहीं नागरिक समाज को पहले से कहीं अधिक बड़ी भूमिका निभानी पड़ सकती है। विश्व विकास प्रतिवेदन में आगे कहा गया है कि जिस समाज में बहुमत की कोई आवाज नहीं होती, वह दो तरह से नुकसान में रह सकता है। पहले, यह इसलिए नुकसान में रह सकता है क्योंकि लोगों के बहुमत में निहित संभावित रचनात्मकता और उत्पादनशीलता की या तो अनदेखी की जाती है या फिर उनका आंशिक मूल्यांकन किया जाता है। दूसरे, चूंकि सामुदायिक और प्राकृतिक संपदाओं के लाभार्थियों की सुनी नहीं जाती, इसलिए इन संपदाओं की क्षमता भी व्यर्थ जा सकती है। प्रतिवेदन आगे कहता है, कानून जैसी संस्थाओं में आवश्यक रूप में दमनकारी शक्तियां होती हैं, और व्यापक आधार वाली आवाज एक समावेशी लोकतंत्र का एक संभावित लाभ यह होता है कि यह इन शक्तियों का बेहतर उपयोग व्यापक समाज की सेवा में करता है। इस रिपोर्ट में यह तर्क रखा गया है कि जनसंख्या के बड़े तबके के लिए संपदाओं, अवसर और असरदार आवास की कमी से कल्याण संवर्धन की सामान्य नीतियों का उभार रुक जाता है, वृद्धि बाधित हो जाती है और सकारात्मक बदलाव की संभावना का अंत हो जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर
इससे हम समाज के छूटे हुए लोगों की प्रतिभाओं से वंचित हो जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे हम एक अपेक्षाकृत न्यायपूर्ण और सतत भविष्य के प्रति गरीब देशों के संभावित योगदान से भी वंचित रह जाते हैं। इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि एक सतत विकास का रास्ता सामाजिक दृष्टि से अधिक समावेशी होता है। यह समाजों को बदलने और सामूहिक कार्यगत समस्याओं का समाधान करने की योग्यता प्रदान करता है। वर्तमान और भविष्य की चुनौती है कि मानव जीवन और कल्याण को सहारा देने वाली प्रक्रिया को संभालने के लिए साहस और प्रतिबद्धता का विकास किया जाए और ऐसा बदलाव लाया जाए जिससे पर्यावरण का स्तर ऊंचा हो, सामाजिक न्याय की स्थिति मजबूत हो और लोगों के रहन सहन के स्तर में सुधार हो। अधिक से अधिक लोगों की सुनी जाएगी तो कम से कम संपदा व्यर्थ जाएगी। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य 1990 से 2015। एक सतत भविष्य की ओर। एक भीषणतम गरीबी और भूख का अंत। 2. सार्वजनीन प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति। 3. लैंगिक समानता को बढ़ावा और महिलाओं का सशक्तिकरण। 4. शिशु मृत्यु दर में कमी। 5. मातृ स्वास्थ्य में सुधार। 6. HIV एड्स, मलेरिया और अन्य रोगों से लड़ाई। 7. पर्यावरणीय सततता की सुनिश्चितता। 8. विकास के लिए एक वैश्विक भागीदारी का निर्माण। 11 फरवरी 2002 दक्षिण एशिया पर मानव विकास की रिपोर्ट, जन पहल की जरूरत। इस रिपोर्ट दक्षिण एशिया में मानव विकास 2001 में कहा गया है कि भूमंडलीकरण अब एक विकल्प नहीं रह गया है, यह एक सत्य है। और आगे कहा गया है कि विकासशील देश या तो इसे और भी अधिक कुशलता से संभालना सीखें या फिर वैश्विक धाराओं में डूब जाएं। इस प्रतिवेदन में कहा गया है कि पहला संदेश यह है कि भूमंडलीकरण के चरण के दौरान एशिया में लगभग आधा अरब लोगों ने अपनी आय में गिरावट देखी है और आय की असमानता बढ़ी है। आगे यह भी कहा गया है कि अभी तक का अनुभव यह बताता है कि सबसे अधिक बोझ गरीबों पर ही पड़ता है और उन्हीं के पास बुरे वक्त में अपने निर्वाह के लिए कोई साधन नहीं होता। इसमें यह भी कहा गया है कि अधिकांश दक्षिण एशियाई देशों में बृहत्तर आर्थिक एकीकरण ने अभी भी सतत विकास का रूप ग्रहण नहीं किया है। भूमंडलीकरण के चलते दक्षिण एशिया में बनने वाली कुछ प्रवृत्तियों की बात करते हुए यह रिपोर्ट कहती है कि प्रारंभिक स्थितियां भूमंडलीकरण के दौरान अधिक नहीं सुधरीं क्योंकि औसत वृद्धि दर 1988 के 5.8% से गिरकर 1990 से 98 के दौरान 5.4% पर आ गई। इसमें आगे कहा गया है कि सामाजिक और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में गरीबी कम करने के लिए पर्याप्त नीतियां और वित्त उपलब्ध नहीं था। दक्षिण एशिया में विश्व की सबसे अधिक गरीब जनसंख्या निवास करती है। जहां तक शिक्षा की बात है तो 1990 के दशक में 40% से अधिक बच्चे 5वीं कक्षा तक नहीं पहुंचे। स्वास्थ्य की मद में होने वाला खर्च भूमंडलीकरण से पूर्व के स्तर से भी नीचे आ गया। इस क्षेत्र की 20% से भी अधिक जनसंख्या के पास स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था। भूमंडलीकरण के उपरांत सामाजिक सेवाओं की मद में होने वाला खर्च सुधार से पूर्व के स्तर पर ही बना रहा, जिससे सेवाएं प्रदान करने के मामले में औसत प्रभावशीलता भी कम हो गई। रिपोर्ट में यह आशंका व्यक्त की गई है कि अनुदान समाप्त करने, कृषि सामग्री पर व्यापारिक प्रतिबंध हटाने और स्थानीय तथा वैश्विक कीमतों को एकसा करने के ढांचागत समायोजन कार्यक्रमों के चलते दक्षिण एशिया में गरीब किसानों की स्थिति अत्यंत संवेदनशील हो जाएगी। अत्यधिक परेशान कर देने वाले इन रुझानों को देखते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि गरीबों पर उनकी क्षमता से अधिक डाले गए बोझ से उन्हें बचाने में नागरिक समाज की भूमिका और भूमंडलीकरण को मानवीय बनाने में निजी क्षेत्र की सहायक भूमिका अनिवार्य है।
आगे इसमें फिर कहा गया है कि मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में बहुपक्षीय संगठनों की संस्थागत नीतियों के परिणामस्वरूप गरीबों में और अधिक अभाव, बढ़ती बेरोजगारी और अस्थिर विकास के कार्यक्रमों की स्थितियां बनी हैं। इसमें आगे कहा गया है कि अकेले सरकारें सभी चीजों की निगरानी नहीं कर सकती और सभी सेवाएं उपलब्ध नहीं करा सकती। दक्षिण एशिया में महिलाओं की प्रस्थिति पर मानव विकास प्रतिवेदन 2000। मानव विकास प्रतिवेदन लैंगिक समानता के सरोकारों के 5 क्षेत्रों पर केंद्रित है। कानून, अर्थशास्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन। रिपोर्ट में अभावों के उस बोझ की टोह ली गई है जो दक्षिण एशियाई महिलाएं अपनी क्षमता से अधिक बोझ उठाती हैं, और यह निष्कर्ष दिया है कि महिलाएं ही इस क्षेत्र की बढ़ती गरीबी, भीषण मानव अभाव, घटिया शासन प्रथाओं और परंपरा पर आधारित भेदभाव और असैनिक तथा सैनिक क्लेश की सबसे अधिक मार झेल रही हैं। दक्षिण एशिया में गरीबों, निरक्षरों और बेरोजगारों में सबसे अधिक संख्या महिलाओं की है। क्षेत्र के निर्णयकारी मंचों में महिलाओं की आवाज शायद ही सुनी जाती हो। वे सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम करती हैं, किंतु उनके काम की कोई गिनती नहीं होती। महिलाओं की क्षमता में सुधार, आय अर्जन और राजनीतिक भागीदारी के अवसर उन्हें देने और उनके लिए कानूनी न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। 11.3 भूमंडलीकरण। जन प्रतिक्रिया। विकास की इन प्रवृत्तियों के परिणामस्वरूप वैश्विक और स्थानीय दोनों ही स्तरों पर आक्रोश अथवा प्रतिरोध की स्थितियां बनी। वैश्विक स्तर पर नागरिक समाज की शक्तियां बहुपक्षीय संस्थाओं की बैठकों में प्रदर्शन का आयोजन करने में सक्रिय रही हैं। इन संस्थाओं की प्रत्येक बैठक में किए जाने वाले आधिकारिक विचार विमर्श उनकी आवाजों तले डूब रहे हैं। महबूब उल हक संस्थान की रिपोर्ट में ठीक ही कहा गया है कि समस्या बहरहाल यह है कि बृहत्तर जनता में उन मुद्दों के प्रति समर्थन और जागरूकता पैदा की जाए जो उन्हें स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तरों पर प्रभावित करते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैश्वीकृत हो रही दुनिया में नागरिक समाज के आंदोलन शायद गरीबों पर उनकी क्षमता से अधिक लादे जा रहे बोझों से उन्हें बचाने का सच्चा तरीका हो सकते हैं। बहरहाल नागरिक समाज के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपने आप को समुचित रूप में मजबूत बनाए और राष्ट्रीय सीमाओं से आगे भी देखे। इसमें यह भी कहा गया है कि दक्षिण एशिया के राज्यों को चाहिए कि वे नए व्यापार क्षेत्रों के प्रभावों को कम करने के लिए मिलजुल कर काम करें और दक्षिण एशिया में नागरिक समाज को साझा सरोकार वाले मुद्दों पर मिलकर काम करना चाहिए। यहाँ उपलब्ध जगह में यह संभव नहीं होगा कि एक स्तर पर तो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के प्रति व्यापक जन प्रतिक्रिया को समेटा जाए और दूसरे स्तर पर सतत विकास में सहायक रचनात्मक विकल्पों की तलाश की जाए। आगे हम दक्षिण एशियाई समाजों में जन पहलों के कुछ अनुभव प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें विकास के लिए लोगों की प्रतिक्रिया से संबंधित और उनके हितों की रक्षार्थ उनकी अपनी तलाश से संबंधित अनुभव शामिल हैं। अति लघु स्तर के ये अनुभव न केवल दीर्घस्तरीय नीतिगत परिवर्तन के निहितार्थों और जागरूकता की समझ देते हैं, बल्कि एक स्तर पर प्रतिरोध के संदर्भ में लोगों की क्षमताओं और रचनात्मकता का पता देते हैं और दूसरे स्तर पर विकल्प भी प्रस्तुत करते हैं। ये केवल उदाहरण हैं। जो विद्यार्थी इन मुद्दों में रुचि रखते हैं वे इनके बारे में और जानकारी जुटा सकते हैं और यह एक उपयोगी प्रयास होगा। यह भूमंडलीकरण विरोधी आंदोलन ही था जिसने वास्तव में भूमंडलीकरण को नक्शे में जगह दिलाई। सभी इस बात पर सहमत नहीं है कि भूमंडलीकरण आवश्यक बुराई है अथवा यह कि वैश्वीकृत निगम व्यक्तियों की जिंदगी चला रहे हैं या राष्ट्रों से अधिक ताकतवर हैं। कुछ का कहना है कि विकासशील देशों में भूमंडलीकरण, मुक्त बाजारों और मुक्त व्यापार का प्रसार गरीबी हटाने का सबसे अच्छा तरीका है। समस्या है तो बस यही कि मुक्त बाजार और मुक्त व्यापार का अभी वास्तव में वजूद ही नहीं है।
इसे एक सकारात्मक, नकारात्मक अथवा सीमांत प्रक्रिया के रूप में भी देखा जा सकता है। और चाहे यह भले के लिए काम करें या बुरे के लिए, भूमंडलीकरण का सही अर्थ उन लोगों के बीच बहस का विषय बना रहेगा जो उसका विरोध अथवा समर्थन करते हैं या इसे देखते भर हैं। 11.3 एक भारतीय परिदृश्य और आंदोलन। भारतीय लोगों को जन कार्यवाही, व्यापक तौर पर उनकी दीर्घकालीन परंपराओं से और स्वतंत्रता आंदोलन से भी विरासत में मिली हैं। किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने अथवा उसे रोकने अथवा रुकवाने में यह एक नागरिक शक्ति हुई है। पिछली इकाइयों में हम गैरसरकारी संगठनों के बारे में पढ़ चुके हैं। विविध प्रकार के मुद्दों पर काम करने वाले इन गैरसरकारी संगठनों की उपस्थिति स्पष्ट दिखाई देती है। विरोध आंदोलन खड़े करने के मामले में गैरसरकारी संगठन अपर्याप्त साबित हुए हैं और उनके द्वारा प्रयुक्त अथवा उन्हें दिया गया राजनीतिक स्थान अत्यंत सीमित है। इससे यह सवाल उठता है कि वृद्धिकारक राहत देने के अतिरिक्त क्या गैरसरकारी संगठन लोकतांत्रिक स्थान का परिवर्धन करने में और भूमंडलीकरण के अप्रत्याशित परिणामों से निपटने की आवश्यक सामाजिक क्षमता का निर्माण करने में और लोगों की रचनात्मकता का उपयोग करके विकासगत विकल्पों को तैयार करने में समर्थ होंगे। भारतीय संदर्भ में स्वैच्छिक कार्यवाही पर काम करने वाले विद्वान लोग गांधी के प्रभाव की बात करते हैं। कई जन पहलें हुई हैं, जिनमें से कुछ हैं स्वाध्याय सिद्धि, आगा खान ग्रामीण सहायता कार्यक्रम, कुंडाला तालुका ग्राम सेवा मंडल, सुमंगली सेवा आश्रम और स्वरोजगारी महिला संघ, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, सेवा। ऐसे अनेक संघों का गठन पिछले 2-3 दशकों में हुआ है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, गैरसरकारी संगठन और जन पहल के कुछ काम एक दूसरे के बराबर होने के कारण इन दोनों में अंतर करना मुश्किल है। फिर भी इस पाठ के उद्देश्य से हमने चर्चा के लिए और कुछ सार्थक सबक सीखने के लिए स्वाध्याय, नर्मदा बचाओ, चिपको और चिल्का बचाओ आंदोलनों का चयन किया है। 11.3 2 स्वाध्याय आंदोलन। स्वाध्याय आंदोलन, स्वाध्याया मूवमेंट का सरोकार मूलतः निर्धनतम लोगों से रहा है। इसने सामूहिक कार्यवाही के उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि सामूहिक संपदा के सिद्धांत पर सामूहिक कार्यवाही की प्रक्रिया में व्यक्तिगत संपदा की धारणा के खिलाफ अभियान चलाया। यह विचार अपने आप में स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा पर आधारित भूमंडलीकरण से बिल्कुल हटकर है। इस आंदोलन के जनक पांडुरंग शास्त्री प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान आध्यात्मिक शक्ति में और सद्भाव तथा बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए इसके उपयोग में विश्वास करते थे। इसी विश्वास के एक अंग के तौर पर उन्होंने मत्स्य उद्योग सहकारी समितियों, सामूहिक खेतों और बागों जैसी सामूहिक परियोजनाओं का सफल आयोजन किया है। उन्होंने सामूहिक श्रम के द्वारा कुओं को गहरा करने के काम को भी प्रोत्साहित किया है। यह आंदोलन कई गतिविधियां चलाने में सफल रहा है। इसका एक उदाहरण राजहाड़ का वृक्ष मंदिर श्वेत परियोजना है, जिसके अंतर्गत 711.6 हेक्टेयर भूमि पर 11,000 वृक्ष और 1,617 फलदार पेड़ लगाए गए हैं। 14 एकड़ भूमि की सिंचाई च्युवन ड्रिप इरिगेशन पद्धति से होती है। स्वाध्याय का काम केवल उन्नत कृषि के माध्यम से गरीबों को उनकी आय बढ़ाने में मदद देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के गुजरात, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों के 1,50,000 गांवों और कस्बों के 20 लाख लोगों तक और संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और पश्चिम तथा मध्य पूर्व में भी फैल चुका है। इस व्यक्तिगत पहल का एक बिल्कुल भिन्न आधार वाली जन पहल में तब्दील हो जाना इस बात का उदाहरण है कि विकास के मॉडल में ऐसे विकल्प उपलब्ध हैं जो रचनात्मक हैं और सतत विकास के लिए सक्षम भी हैं। 11.3 नर्मदा बचाओ आंदोलन। यह एक और आंदोलन है जो विकास के नमूने के आधार पर ही सवाल खड़े करता है।
नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी पर एक बड़ा बांध बनाने के खिलाफ हुई। इस बांध के विकास संबंधी निहितार्थ तो थे ही, इससे परियोजना प्रभावित व्यक्तियों पर अन्य सामाजिक प्रभाव भी पड़ने थे। यह मॉडल एक प्रकार से समावेशी है क्योंकि इससे नई संपदा आती है और कुछ एक व्यक्तियों को समृद्ध बना देती है, किंतु यह बाहिष्कारी भी है क्योंकि परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों के पास निर्वाह के और कोई सक्षम विकल्प नहीं है। इसी कारण से यह नई चुनौती खड़ी हुई है। विकास के इतिहास की शुरुआत 19वीं शताब्दी में प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं से हुई और इसका प्रभाव स्वतंत्रता उपरांत भारत की विकास संबंधी संकल्पना पर लगातार बना हुआ है। नेहरू जी इन सिंचाई परियोजनाओं को आधुनिक मंदिर कहते थे। शायद यही तरीका था कि भारत जैसा विकासशील देश वैश्विक विकास मॉडल की राह पर आ गए। 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के तेज होने के साथ कभी विकास की सर्वाधिक शक्तिशाली प्रतीक रहीं, ये योजनाएं सर्वाधिक विवादास्पद प्रतीक बन गई। बहुउद्देशीय बांधों की गहन आशा से विस्तृत निराशा तक की इस यात्रा का कारण विकास की वह प्रकृति है जिसे इन्होंने आगे बढ़ाया। इन्होंने दो संसार बना दिए, एक समृद्धि का संसार दिया तो दूसरे गरीबी का संसार। इसने एक क्षेत्र को हरा भरा कर दिया तो दूसरे को श्मशान बना दिया। गरीब लोगों ने प्रमुख बांधों से जानकारी और अनुभव प्राप्त किया और इसलिए वे प्रतीक्षा करने और लड़ने के इच्छुक नहीं हैं। राज्य के लिए इससे कई समस्याएं और एक अलग स्तर का टकराव खड़ा हो गया है। इसने राज्य की शक्ति को चुनौती दे दी, विकास के मॉडल पर ही सवाल खड़े कर दिए, विरोध के विभिन्न तरीके अपनाए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यमों का सहयोग प्राप्त किया। सशस्त्र प्रतिरोध अथवा अधिकारों के लिए होने वाले आंदोलनों में राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली कोई कार्यनीति अथवा दमनकारी तरकीब कारगर नहीं होती। सशस्त्र प्रतिरोध के मामले में राज्य मनमाने बल का इस्तेमाल कर सकता है और राज्य की निरंकुशता को लोगों के कम से कम एक तबके से समर्थन मिलता है, जबकि राज्य की स्थापना पर ही सवालिया निशान लग जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के मामले में राज्य का कोई भी निरंकुश आचरण व्यापक ध्यान आकर्षित करता है और शासन की वैधता को समाप्त कर देता है, और इसमें अत्यधिक ताकतवरों को अपने इशारे पर चलाने के लिए राज्य के पास अधिक गुंजाइश नहीं रहती। लंबे समय तक चले टकराव और संकट के बाद यह मुद्दा देश के उच्चतम न्यायालय के सामने पहुंचा। समूची संगठित सत्ता के अंग के रूप में न्यायपालिका को एक स्वायत्त संस्था के तौर पर देखा जाता है जो शासन को पर्याप्त वैधता प्रदान करती है। इसे उन लोगों के प्रतिस्पर्धी और विरोधी हितों के समाधान के लिए कहा जाता है जो सत्ता के सामाजिक आधार का हिस्सा होते हैं। यही महत्वपूर्ण और निर्णायक स्थिति न्यायपालिका को राज्य सत्ता का एक विशेष अंग बनाती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के मामले में अदालत ने राज्य के पक्ष में न्याय किया। आंदोलन के नेताओं को अधिक से अधिक कारावास की सजा हो सकती है, जिससे अंततः आंदोलन को पर्याप्त वैधता मिलेगी और उसके परिणामस्वरूप राज्य की वैधता पर भी प्रश्नचिह्न लग सकता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन वास्तव में विकास की गंभीर दुविधाओं की पराकाष्ठा को प्रतिबिंबित करता है और उस प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है जिसका अंत विकास के घालमेल में हुआ। विकास का जो मॉडल जनकेंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित नहीं होता वह लोगों को अलग थलग कर देता है और वे अंत में विकास के उस रूप के मात्र निष्क्रिय दर्शक न रहकर उसके विरोधी हो जाते हैं। ऐसे मामलों में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के रूप में लोगों की भागीदारी एक विरोधी भूमिका में आ जाती है। यही कीमत गैर भागीदारी दृष्टिकोण को उस समाज में देनी पड़ती है जहां विषमता होती है और जो विकास प्रक्रिया में बाधक होता है, जिससे कम विकास अथवा असमान विकास की स्थिति बनती है। 11.34 चिपको आंदोलन। यह पर्यावरण विकास से जुड़ा आंदोलन था।
इसे हिमालयी किसानों ने व्यापारिक दोहन कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ जंगलों पर अपने पारंपरिक सामुदायिक नियंत्रण का अधिकार जताने के उद्देश्य से चलाया था। इसे पर्यावरणीय स्त्रीवादी परिप्रेक्ष्य ग्रामीण महिलाओं के अधिकार जताने के अर्थ में भी देखा जाता है, जिन्होंने उस स्त्रीवादी सिद्धांत की वापसी के लिए लगातार संघर्ष किया है जो आर्थिक वृद्धि पर प्रकृति को तरजीह देता है। चिपको आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य था वनों से छोटे पैमाने की निकासी तक पहुंच बनाना और राज्य सरकार पर यह दबाव बनाना कि वह इस क्षेत्र के समुदायों को वित्तीय और विकासगत सहायता उपलब्ध कराए। विरोध करने वाले अलग अलग राजनीतिक संबद्धता वाले विषमजातीय समूहों के लोग थे, किंतु सभी समूह इस बात पर सहमत थे कि वनों को व्यापारिक स्वार्थ वाले लोग शक्तिशाली तत्वों से बचाया जाए। इस आंदोलन के नेताओं ने जंगल के कर्मचारियों अधिकारियों से संघर्ष किया, किंतु अपने प्रयास में विफल रहे। इसके बाद एक कदम उठाया गया जिसमें इस पूरे मसले को सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार के ध्यान में लाया गया। बहुगुणा का तर्क था कि भारत की हिमालयी सीमाओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रतिरक्षा उसकी पारिस्थितिकी और उसके निवासी समुदायों के कल्याण पर टिकी थी। इसके निशाने पर मुख्य रूप में क्षेत्र से उसके जंगलों को छीनने वाली व्यापारिक ताकतें थीं। हिमालयी किसान अपनी साधारण जरूरतें पूरी करने के लिए वनों पर निर्भर थे, किंतु अब उनका जीना लगभग असंभव हो रहा था क्योंकि गैरस्थानीय लकड़ी व्यापारी निजी परियोजनाओं के लिए उन्हें काट रहे थे। ऐसा लगता था कि इन ठेकेदारों के मन में न तो पवित्र पहाड़ों के लिए कोई सम्मान था और न ही वे राष्ट्रीय सुरक्षा की कोई चिंता करते थे। बाढ़, वन सुरक्षा, प्रवास विरोध, घरेलू उपयोग के लिए जलावन लकड़ी तथा चारा बटोरने वाली पहाड़ी महिलाओं के दैनिक संघर्ष आदि सभी गैरस्थानीय जंगली ठेकेदारों द्वारा लकड़ी काटकर ले जाने के लिए अनिवार्य परिणाम थे। यह पूरा मुद्दा ऐसा था कि उसके समर्थन में कितने ही तबकों के लोग एकजुट हो गए। इस आंदोलन ने पर्यावरणविदों, स्त्रीवादियों, जनवादियों, राष्ट्रीय कुलीनों और संचार माध्यमों को भी प्रभावित किया। इसने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविदों का ध्यान भी आकर्षित किया। इस आंदोलन को हिमालयी क्षेत्र के पारिस्थितिकीय संकट के प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय सभ्यता के जवाब के तौर पर देखा गया। यह भी स्वीकार किया गया कि इसने पूरे विश्व में जिन आदर्शों और सिद्धांतों को प्रेरित किया वे उन लक्ष्यों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे जो उसने अपने लिए प्रारंभ में निर्धारित किए थे। चिपको आंदोलन की राजनीतिक उपलब्धि यह रही कि इसके फलस्वरूप 1976 का उत्तर प्रदेश व्यापार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ, जिसमें निजी जमीनों पर सुरक्षित वनों को काटने पर रोक लगा दी गई। भारतीय संसद ने 1976 में संविधान में एक संशोधन द्वारा यह आवश्यक कर दिए कि वनों का बड़े पैमाने पर इतर भूमि उपयोग करने वाली किसी भी विकास परियोजना के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति ली जाएगी। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के नाम से एक नए मंत्रालय का गठन भी किया गया। इस तथ्य को व्यापक तौर पर स्वीकार किया जाता है कि यदि चिपको आंदोलन न होता तो भूमंडलीकरण और वाणिज्यीकरण के दबावों के चलते वन संपदा की क्षति उससे भी कहीं अधिक और अपूरणीय होती, जो पिछले 2-3 दशकों में देखी गई। 11.3 आपिको आंदोलन। आपिको आंदोलन, अप्पिको मूवमेंट, भी चिपको आंदोलन की तर्ज पर खड़ा किया गया। इसका लक्ष्य पारिस्थितिकी और उष्णकटिबंधीय वन संपदा से संपन्न दक्षिण भारत के पश्चिमी घाटों के संसाधनों की सुरक्षा करना था, जिसमें सजल सदाबहार वन से लेकर गरान दलदल तक आता है, जिसकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए भारी प्रयास करने की आवश्यकता है। घाटों में लगभग 4050 फूलदार पौधों की पहचान की गई है। इस क्षेत्र में कृषि के लिए विविध किस्मों के संवर्धित पौधों वाली मूल्यवान आनुवंशिक सामग्री भी है। स्थानीय लोग घाटों के पर्यावरणीय संसाधनों पर निर्भर हैं। लोग क्षेत्र के धान और मसालों जैसे कृषि उत्पादों पर भी निर्भर हैं। तटीय पट्टी में मछली,
नारियल के कुंज और काजू के बागान जैसे संसाधन पाए जाते हैं जो आय के अच्छे खासे स्रोत हैं। मिश्रित खेती में फसल और पशुधन का मिश्रण होता है। ईंधन, पशुओं का चारा और बिछाली, हरी खाद, बाड़, निर्माण सामग्री, विपणन के लिए काष्ठेतर वनोपजों और औषधियों आदि वन संसाधनों की अपार मांग है। उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में आजीविका का संकट आधुनिकीकरण और विकास को अपनाने से शुरू हुआ, जिससे भूमिहीनता की स्थिति बढ़ती चली गई। वनों के हस्तांतरण से स्थानीय निवासियों के उन तक पहुंच के अधिकार छिन गए हैं। वाणिज्यीकृत संसाधनों के तौर पर वनों के उपयोग के परिणामस्वरूप ये स्थितियां बनी हैं। सरकारी और निजी उद्योग को, विशेषकर कागज तथा प्लाईवुड उद्योगों के लिए, रियायती ठेकों के अंतर्गत काष्ठ की बड़े पैमाने पर निकासी, सागौन, पाटल काष्ठ और चंदन जैसी मूल्यवान लकड़ी की तस्करी, प्राकृतिक वनों के स्थान पर सागौन और नीलगिरी का एक धान्य रोपण और औद्योगिक विकास कार्यों के लिए वनों की सफाई। इसी संदर्भ में आपिको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यह सरकार की व्यापारिक वन नीति का जवाब था। आंदोलन का लक्ष्य था संसाधनों का संरक्षण और जल धारण और भूमि कटान की रोकथाम। चिपको आंदोलन की तर्ज पर सलकानी गांव के युवाओं द्वारा चलाया गया आपिका चालुवाली, अप्पिका चलुवली ऐसा ही एक आंदोलन था। ठेकेदार जिन पेड़ों को काटने के लिए चिह्नित करते, स्थानीय युवा उनसे चिपककर खड़े हो जाते थे और इस तरह अंत में पेड़ काटने का आदेश वापस लेना पड़ता था। यह आंदोलन तेजी से अन्य जिलों में भी फैल गया और इस तरह गांव वालों में पश्चिमी घाटों के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा। 11.36 चिल्का बचाओ आंदोलन। चिल्का झील उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सजल भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। हाल की विकास संबंधी गतिविधियों के कारण तेजी से गाद बन रही है, झील के पानी की लवणता कम हो रही है और पानी की गहराई भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। यह उद्योगों की बढ़ती संख्या का नतीजा है। एक सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली क्षारीय इकाई अपने द्रवों को सीधे झील में छोड़ती है, जिसके कारण झील की पारिस्थितिकीय व्यवस्था में पारे का जमाव हो गया है। इसके अतिरिक्त वनोन्मूलन, भूमि कटाव हुआ और झील में गाद बनी। टाटा समूह ने झींगा मछली का काम फैलाया तो समस्या और बढ़ गई। इन सारी स्थितियों का मिलाजुला असर यह हुआ कि झील का जीवन कम हो गया। यह परिणाम है निर्यात नीति विकास से अभिप्रेरित विकास की दिशा को प्रोत्साहन अथवा संरक्षण देने का, जिसमें अपार महत्व की एक झील के पर्यावरणीय स्तर और सुरक्षा की और कोई ध्यान ही नहीं है। इस झील का लंबा इतिहास रहा है और इसने कई सत्ता परिवर्तन देखे हैं। स्थानीय मछुआरे इस झील पर निर्भर थे और उन्हें इस पर पारंपरिक अधिकार प्राप्त थे, किंतु वहां बिचौलियों का एक समूह भी था जो इन मछुआरों का शोषण करता था। 1950 के दशक में मछुआरों को इन बिचौलियों के चंगुल से छुड़ाने का प्रयास हुआ था। उन्हें एक सहकारिता के झंडे तले संगठित किया गया। इससे मछुआरों की दशा सुधारने में मदद मिली, किंतु यह अधिक समय तक नहीं चला। 1970 के दशक के प्रारंभ तक झींगा निर्यात की एक महत्वपूर्ण वस्तु बन गई और इससे बाहरी लोगों को यहां आने का प्रलोभन मिला और चिल्का झील के संकट की यहीं से शुरुआत हो गई। यह वही चिल्का झील थी जिस पर मछुआरे लोग अपनी रोजी-रोटी के लिए निर्भर थे। 1980 के दशक तक झील की मछलियों पर बाहरी लोगों का कब्जा हो गया। इन बाहरी लोगों ने ताकत और पैसे के बल पर स्थानीय मछुआरों को धीरे धीरे संसाधनों से वंचित कर दिया। कृषि मंत्रालय ने 1984 में एक मंच गठित करने का असफल प्रयास किया और भारत के एक प्रमुख औद्योगिक समूह टाटा का प्रवेश हो गया। उड़ीसा सरकार ने झील का सार्वजनिक नीलाम कर दिया था और इस तरह आर्थिक विकास के नाम पर इस क्षेत्र में बड़े व्यापारिक घरानों का प्रवेश हो गया।
दरअसल केंद्र और राज्य सरकारों ने निर्यात नीति विकास के एक हिस्से के तौर पर उत्पादन व्यवस्था के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करना इस आधार पर जारी रखा कि इससे बहुत सारी विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। किंतु आधुनिक तरीकों और विशाल धनराशि का इस क्षेत्र पर उल्टा असर हुआ और चिल्का बचाओ आंदोलन खड़ा हो गया। आसपास के गांव 1990 के दशक के प्रारंभ तक सरकारी नीति का विरोध शुरू कर चुके थे। झील की सेहत का सवाल महत्वपूर्ण हो गया। इन सवालों को एक जन संगठन उड़ीसा कृषक महासंघ ने उठाया। चिल्का बचाओ आंदोलन ने पर्यावरणीय सुरक्षा और गरीबों की आजीविका का सवाल उठाया। बड़े व्यापारिक समूहों द्वारा भाड़े पर लिए गए निजी समूहों ने आंदोलनकारियों और लोगों को आतंकित करना शुरू कर दिया। इन धमकियों के बावजूद एक सशक्त जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ। सभी जगहों के मछुआरों ने एकजुटता दिखाई और वे इस आंदोलन में शरीक हो गए। विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी आंदोलन को अपना समर्थन दिया। इसकी पराकाष्ठा स्वरूप एक व्यापक आधार वाला आंदोलन बन गया और 1992 में राज्य स्तर का एक विशाल आंदोलन हुआ। अंततः भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया और आधी दूरी तय कर चुकी परियोजना रोक दी गई क्योंकि पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने उसे हरी झंडी नहीं दी। 5 से भी अधिक वर्षों बाद टाटा समूह को अपना हाथ वापस खींचना पड़ा। चिल्का बचाओ आंदोलन एक अच्छा घटनाक्रम है और इससे कई अंतरंग जानकारियां मिलती हैं। पहली, एक स्थानीय संघर्ष ने एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया क्योंकि इसका ध्यान विकास के मॉडल और विकास की प्रकृति पर केंद्रित था और इसने राज्य और बड़े व्यापारिक घरानों का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया था। दूसरी, इस जन आंदोलन में पर्यावरण के मुद्दे शामिल होने के कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला। तीसरी, इसने जनजुटाव के माध्यम से भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को चुनौती दी है। चौथी, इसने सतत विकास और सामाजिक न्याय के परस्पर जैविक संबंध को उजागर कर दिया है। महिलाएं और विकासा अलप्पूझा केरल की समुदाय विकास समिति कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसाइटी विकास में महिलाओं का एक सफल मॉडल है। इस प्रयोग को केरल के 57 कस्बों और एक समूचे जिले में दोहराया जा चुका है। 1993 में गरीब परिवारों की 10,304 महिलाओं ने यूनिसेफ और केंद्र तथा राज्य सरकार के सहयोग से अपने आप को एक सामुदायिक विकास सोसाइटी में संगठित किया। उनका लक्ष्य 5 वर्ष से कम के बच्चों और 15 से 45 वर्ष तक की महिलाओं की स्थिति सुधारना है। इस संगठन ने ऐसे कार्यक्रमों और गतिविधियों की आयोजना, संसाधन जुटाव, प्रबंधन, कार्यान्वयन और निगरानी का बीड़ा उठाया है जिनका लक्ष्य होगा भूख, कुपोषण और गरीबी मिटाना, साक्षरता कार्यक्रमों में भर्ती, महिलाओं के लिए आय सृजन की योजनाएं, बचत और ऋण बसेरे का स्तर उठाना, पेयजल की व्यवस्था, खाद्यान्न बैंक, स्वास्थ्य सेवा, पोषण, शिक्षा और शिशुओं की देखभाल। इसके परिणाम महिलाओं के सशक्तिकरण और सामुदायिक नेतृत्व के निर्माण के रूप में सामने आए हैं। इसने बढ़कर एक व्यापक स्तर के महिला आंदोलन का रूप ले लिया है जिसमें ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों की 3,57,000 गरीब महिला सदस्य हैं जो समाज के 20% गरीब तबकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। 11.4 पाकिस्तान का अनुभव। विकास के मॉडल ने किसी भी देश को अछूता नहीं छोड़ा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने की दुश्चिंता में ही स्थानीय तरीकों को यदि विकास के बाहरी तरीकों के हाथों मिटाया नहीं तो हटाया जरूर जा रहा है। इसके चलते विभिन्न अवांछनीय सामाजिक परिणाम ही सामने नहीं आ रहे हैं बल्कि विकास के भूमि, जल और मिट्टी जैसे भौतिक तथा प्राकृतिक आधार पर भी प्रहार हो रहा है। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक आचार नीति जातीय टकरावों को जन्म दे रही हैं जिसका कारण असमान विकास और उसके फलस्वरूप समुदायों और क्षेत्रों में बढ़ती विषमताएं हैं। इसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में रखा जा सकता है।
11 अप्रैल 2001 सामुदायिक पहल। जल, जमीन और नृजातीयता के मुद्दे। यहाँ हम पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र का उदाहरण ले रहे हैं, जो जल, जमीन और नृजातीयता से जुड़ा है। मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन, भूमि कटाव और भूजल स्तर में गिरावट के माध्यम से ग्रामीण पर्यावरण की अवनति को लेकर वर्तमान में जो चिंता है, उसके कारण स्थानीय संसाधन प्रबंधन संगठनों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। संस्थाओं के टूटने को अक्सर ग्रामीण पर्यावरण की अवनति का कारण बताया जाता है, किंतु चूंकि उन्हें प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा में दीर्घकालीन हितों का प्रतिनिधि माना जाता है और उनमें बाध्यकारी तंत्र शामिल होते हैं, इसलिए पारंपरिक संसाधन प्रबंधन संस्थाओं को पारिस्थितिकीय सतत विकास की कुंजी भी समझा जाता है। बलूचिस्तान में पारंपरिक तौर पर स्थानीय समुदाय ही अपने छोटे पैमाने के जल संसाधनों का प्रबंधन करते हैं। बलूचिस्तान की जलवायु शुष्क से अति शुष्क तक है। सिंधु नदी में गदर, गुडा से सुखुर बराजों तक पूर्वी मैदानी जिलों में बड़े पैमाने पर सिंचाई की व्यवस्था होने से पहले इस क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था पर खानाबदोशों की चरवाहा संस्कृति और छोटे पैमाने की सिंचाई की ही प्रमुखता थी। बलूच समाज बाहरी तत्वों के लिए भी खुला हुआ है, इसलिए गैर बलूचों, जाट और सिंधी के बड़े किसान वर्ग भी मिलते हैं। बलूच समुदायों में बाहरी लोगों का समावेश जल तथा पट्टेदारी की अपेक्षाकृत मुक्त व्यवस्था के कारण संभव हुआ। बलूच समाज में भूमि पट्टेदारी की सामुदायिक और व्यक्तिगत दोनों ही व्यवस्थाएं प्रचलित हैं और दोनों में ही बाहरी लोगों को आत्मसात करने की क्षमता है। इसके विपरीत पश्तून कृषि समुदायों में अलग तरह के नियम हैं, जो किसी एक विशिष्ट वंश अथवा वर्ग की देन हैं और बाहरी लोगों के लिए वे अभेद्य हैं। किसी गांव में पीढ़ियों से रहते आ रहे काश्तकारों को भी प्रवासी ही समझा जाता रहेगा और उन्हें समुदाय का पूर्ण सदस्य नहीं माना जाएगा। जल संसाधन का प्रबंधन मूल रूप में समुदाय के स्तर पर होता है और मध्य स्तर के जनजातीय संगठनों की दैनिक कार्यकलापों में कोई भूमिका नहीं होती। सरकार की भूमिका भी उतनी ही निष्क्रिय और सीमित होती है। जल के सामुदायिक प्रबंधन में कुछ सामूहिक गतिविधियां शामिल होती हैं, जैसे उचित और सक्षम तरीके से जल का वितरण, पानी की चोरी रोकना और चैनल की सफाई और मरम्मत के काम में समन्वय। जहां पानी का हिस्सा कम होता है, जल वितरण का कम जटिल अथवा उसका रख रखाव बोझिल होता है, वहां विशाल सिंचाई प्रबंधक नियुक्त किए जाते हैं। प्रबंधकों का मुख्य कार्य होता है एक सामूहिक व्यवस्था का सुचारू संचालन, जिसमें बहुत सारे व्यक्तियों का संस्थागत दाव लगा होता है। स्वदेशी उत्पादन व्यवस्था पर विकास के मॉडल को वरीयता देने का यह एक उदाहरण है। पश्तून पुस्थम समुदायों में उनके सामाजिक संगठन में भिन्नताओं के बावजूद सामूहिक प्रबंधन की समस्याओं के वही समाधान सामने आए हैं। बहरहाल, पश्तून उच्च भूमियों में कृषि के वाणिज्यीकरण में कड़ा बदलाव हुआ है। तंबाकू, आलू, प्याज और अनाज की खेती की जगह अधिकतर ऊंचे मूल्य की चुकंदर की बागवानी ने ले ली है। बलूचों का बदलाव इतना उल्लेखनीय नहीं था। फिर भी भूजल के इस्तेमाल में एक नई समस्या और टकराव है। अभी 2 दशक पहले तक बलूचिस्तान में भूजल निकालने का काम केवल भूमिगत नालियों और रहट से होता था। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत और पूरा जोर प्रतिस्पर्धात्मक विकास पर होने से जल उपयोग की समूची व्यवस्था में काफी बदलाव हो गया है। इसके परिणामस्वरूप डीजल और बिजली के पंपों और नलकूप प्रौद्योगिकी का चलन हो गया है, जिससे न केवल नई संभावनाएं पैदा हो गई हैं, बल्कि उसके परिणामस्वरूप भूजल का स्तर भी नीचे आ गया है और अनेक भूमिगत नालियां सूख गई हैं या फिर उनसे मिलने वाले पानी की मात्रा औसत से भी कम हो गई है। इसी कारण बड़े पुनर्वास हुए हैं। बलूचिस्तान के कुछ क्षेत्रों में समुदायों ने स्थानीय भूमिगत नालियों की सुरक्षा के उद्देश्य से प्रतिबंध लगा दिए हैं।
जिन लोगों के पास पानी का अधिकार है वे भूमिगत नालियों के पास भूजल निकालने नहीं देते। कुछ क्षेत्रों में खुदे हुए कुओं और नलकूपों की इजाजत नहीं थी। उल्लंघन चूंकि होते ही हैं, इसलिए अब सरकारी अभिकरण बन गए हैं जो कुछ नियम कायदे लागू करेंगी। बड़े सतही प्रवाहों का प्रबंधन भी समस्या बन गया है। कई मामलों में नदी जल पर अधिकार के वित्त को लेकर टकराव की स्थिति बनी है। इससे पता चलता है कि इन दो जातीय समूहों का सामाजिक गठन किस प्रकार संसाधन प्रबंधन को प्रभावित करता है। देखा यह भी जाता है कि किस समूह को कितना पानी मिलता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पास कितनी ताकत है। किंतु ऐसे भी उदाहरण जहां विरोध और प्रतिरोध से लोगों को मदद मिलती है। ऐसा ही एक उदाहरण बेनार बांध का है, जिसका निर्माण लोरालाई जिले में नरेची नदी पर हुआ है। इस बांध ने बाढ़ के पानी की दिशा एक तटवर्ती समुदाय की ओर मोड़ दी, जिसका दूसरे समुदाय ने विरोध किया क्योंकि उनका दावा था कि बांध का निर्माण उनकी जमीन पर हुआ है, हालांकि उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिला है। दो स्थानों में रहने वाले लूनी पश्तूनों के दो तबकों में इसके कारण विवाद खड़ा हो गया। हालांकि पानी का लाभ लेने वाले शमेजा लोग थे, फिर भी लूनी सरदारों के मुखिया को अधिक वरीयता दी गई और फैसला पानी के बहाव की दिशा में रहने वाले प्रयोक्ताओं के पक्ष में हुआ और बांध को प्रतिरोध के कारण तोड़ दिया गया। पलास संरक्षण तथा विकास परियोजना पाकिस्तान। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने हिमालयन जंगल परियोजना की स्थापना के साथ 1991 में पलास घाटी में काम करना शुरू किया और यह संरक्षण तथा विकास के लिए उस तकनीकी सहयोग के माध्यम से काम कर रहा है जो यह पलास संरक्षण तथा विकास परियोजना (PCDP) को दे रहा है। पलास घाटी की जैव विविधता का भविष्य घाटी के निवासियों के दैनिक जीवन के संरक्षण की प्रासंगिकता पर निर्भर करता है। पलास संरक्षण तथा विकास परियोजना का लक्ष्य स्थानीय समुदायों को गरीबी और प्राकृतिक संसाधनों की अवनति से संबद्ध कारणों से निपटने के योग्य बनाकर पलास घाटी की जैव विविधता की रक्षा करना है। जोर इस बात पर है कि लोगों को उनकी ज्ञात जरूरतों के लिए कार्यवाही करने योग्य बनाया जाए। इस परियोजना के 6 मुख्य कार्यक्रम हैं: सामाजिक संगठन और भागीदारी, पुलों, पंचक्कियों और सिंचाई चैनलों का अवसंरचनात्मक पुनर्वास, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, एक कृषि विकास कार्यक्रम जो मक्का की उन्नत किस्म को प्रचलित करने पर और सेब, प्लम, नाशपाती और चेरी जैसे बगीचे वाले फलों के उत्पादन पर केंद्रित है, जैव विविधता का सर्वेक्षण और अनुरीक्षण, वन प्रबंधन और स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता में सुधार की गतिविधियां। इस परियोजना ने पलास में सामुदायिक भागीदारी और सामाजिक संगठनों को मजबूत बनाने के लिए काम किया है। इसका जोर इस बात पर है कि स्थानीय लाभान्वित समुदाय को विकास के प्रति वचनबद्ध होना ही चाहिए और इसे श्रम अथवा सामग्री के योगदान द्वारा प्रदर्शित भी होना ही चाहिए। काम में स्वामित्व का और उसके प्रति जिम्मेदारी का बोध इस प्रकार बढ़ता है और समुदाय यह सीखते हैं कि संगठित स्वसहायता से क्या उपलब्ध किया जा सकता है। इस परियोजना के प्रवेश बिंदुओं में पशु टीकाकरण अभियान, अश्वत्थों और पुलों में सुधार, स्वास्थ्य शिविर और कृषि विकास शामिल रहे हैं। 11.5 बांग्लादेश का अनुभव। अनेक कृषि प्रधान देशों की तरह बांग्लादेश पारंपरिक तौर पर पर्यावरण हितैषी है। लोग संसाधनों का अतिशय उपयोग नहीं करते और अपेक्षाकृत सादगी भरा जीवन जीकर संतुष्ट रहते हैं। अधिकांश रीतियों में भूमि, जल और परिवेश की सुरक्षा का ही प्रयास होता है। इस पृष्ठभूमि के रहते अधिकांश पर्यावरणीय पहलें स्थानीय और देशी होती हैं। स्थानीय लोग जल भराव और तटबंधों को जिस ढंग से संभालते हैं उसमें इसे देखा जा सकता है। यह वह पहल है जिसमें स्थानीय लोग वर्षा के दौरान जल भराव का विपरीत प्रभाव न होने की स्थिति में तटबंधों का सहारा लेते हैं। जब लोगों को राहत मिल जाती है तो यह गतिविधि रुक जाती है।
यह काम आंदोलन के स्तर पर किया जाता है। इन आंदोलनों का आयोजन व्यक्ति, समूह और स्वैच्छिक संगठन अथवा स्थानीय आंदोलनकारी अथवा राजनीतिक संगठन करते हैं। 11.5 एक जल भराव और तटबंध। जल भराव से प्रभावित बील डकाटिया के लोगों का आंदोलन जन पहल का एक उदाहरण है। इस मामले में स्थानीय लोगों को विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं से जूझना पड़ा था, क्योंकि फसल का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से पानी का संग्रह करने के लिए तटबंधों का निर्माण था। हालांकि प्रतिस्पर्धा के चलते प्रारंभिक वर्षों में तटबंध फसल का उत्पादन बढ़ाने में सहायक हुए थे, फिर भी इससे उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई जिनके लिए ये उपाय किए गए थे। इसके विपरीत 1980 के दशक के प्रारंभ से तटबंधों के कारण पानी का भराव शुरू हो गया। धीरे धीरे कुल क्षेत्र की लगभग 2000 हेक्टेयर भूमि पानी में डूब गई। जलभराव के कारण बील डकाटिया के निवासियों को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ा। भीषण आर्थिक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर रहे लोगों ने इस समस्या से निपटने के तरीके और साधन तलाशने के उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर संगठित होना शुरू कर दिया। इस संकट के समाधान स्वरूप 1986 से 87 में कृषक संग्राम समिति नाम से एक किसानी कार्यवाही मंच का गठन किया गया। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेतृत्व में बील डकाटिया संग्राम समिति के तत्वाधान में एक और पहल की गई। बहरहाल ये दोनों संगठन मिलकर एक हो गए और संग्राम समिति के झंडे तले आ गए। चूंकि सरकारी अधिकारी जन आंदोलनों की ओर से विमुख बने रहे, इसलिए स्थानीय लोगों ने तटबंधों को काटने का फैसला किया, जिन्हें बांग्लादेश जल विकास बोर्ड न तो रोकने में समर्थ था और न ही चालू रखने का इच्छुक। 11 मई 2002 ए पी विरोधी आंदोलन। पानी से जुड़ी एक और पहल है ए पी विरोधी आंदोलन, जिसकी शुरुआत तब हुई जब विवादास्पद बाढ़ कार्य योजना में जल प्रबंधन के लिए तैयार किए गए संरचनागत उपायों के खतरे का विभिन्न समूहों को एहसास हुआ। इसका संचालन गैरसरकारी संगठनों, वामपंथी राजनीतिक दलों, किसान संगठनों, छात्र संगठनों और संबंधित व्यक्तियों ने किया। एफ ए P-20 को टांगली जिले में लागू किया गया है और इस परियोजना में 202 गांवों की 13,305 हेक्टेयर भूमि को शामिल किया गया है। इससे यह क्षेत्र प्रभावित हुआ है। मिट्टी में बालू की मात्रा बढ़ गई है, जिसका कारण वे कच्ची दीवारें हैं जो पानी के प्राकृतिक बहाव को बाधित करती हैं। इससे पशुधन और वनस्पति संसाधन प्रभावित हुए हैं और अंततः लम्हाजंग नदी में मछलियों की संख्या में कमी आई है। संबंधित समूहों ने दबाव बनाना शुरू किया। उन्होंने मांग उठाई कि ए पी से जुड़े सभी निर्माण रोक दिए जाएं, ए पी से प्रभावित सभी लोगों को मुआवजा दिया जाए, ए पी का स्वतंत्र मूल्यांकन और पूरा ऑडिट किया जाए और एक एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम तैयार किया जाए। ए पी विरोधी आंदोलन का नतीजा यह हुआ कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने तकनीकी सहायता वापस ले ली। इसके फलस्वरूप बांग्लादेश में जनहित याचिका भी स्वीकार कर ली गई है। 11.5 3 विषैले पदार्थों के व्यापार के विरुद्ध आंदोलन। विषैले पदार्थों के व्यापार के विरुद्ध भी बांग्लादेश में एक पहल हुई। 1988 में पर्यावरण के क्षेत्र में विभिन्न समूह उस समय एकजुट हो गए जब यह खबर फैली कि एक व्यापारिक उपक्रम के अंतर्गत विदेशी कचरे को बांग्लादेश में लाने का प्रयास किया जा रहा है और विषैले पदार्थों से लदा एक जहाज बंगाल की खाड़ी में चक्कर काट रहा है। यह भी खबर थी कि 15,000 टन विषैले भस्मित्र राख से लदा एक जहाज भी आ पहुंचा था।
इसके परिणामस्वरूप विदेश व्यापार प्रतिरोध समिति को बढ़ावा मिला कि वह प्रस्तावित योजना को रोके और सरकार को विदेशी जहाज की गतिविधि की निगरानी के लिए सक्रिय करे। प्रमुख राजनीतिक दल भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। नागरिकों और वैज्ञानिकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया और चिंता के फलस्वरूप सरकार ने नौसेना को सक्रिय किया कि वह विदेशी फिलिशिया का पता लगाए। इस आंदोलन के अंतर्गत वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि औद्योगिक कचरे का आयात रेडियोधर्मिता फैला सकता है और लोगों की सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। वैज्ञानिकों ने सरकार से आग्रह किया कि वह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रायोजित खतरनाक कचरे की सीमा पार गतिविधि है। बाजार केंद्रित दृष्टिकोण में जोर गहन प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अधिकतम मुनाफे पर है। इस स्थिति ने सततता की वांछनीयता और सामय के सिद्धांत के लिए खतरा पैदा कर दिया है। दक्षिण एशियाई देशों का यह अनुभव रहा है कि इस मॉडल ने एक स्तर पर तो गरीब और संवेदनशील तबकों को तथा दूसरे स्तर पर पारंपरिक देसी रीतियों और प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित किया है और कोई सक्षम विकल्प भी नहीं दिया है। सामूहिक इच्छा और आम भलाई के संरक्षक के रूप में राज्य की भूमिका न होने की स्थिति में यह क्षति अपूरणीय हो सकती है। इसी पृष्ठभूमि में एक स्तर पर व्यवस्था पर लोगों का सीधा दबाव और दूसरे स्तर पर सामुदायिक हितों की रक्षा करने में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बात के साक्ष्य हैं कि लोग इस मॉडल को दमदार ढंग से आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को रोकने के लिए पहल तो करते ही हैं और वे सतत विकल्प देने में सफल भी हुए हैं। जल, जमीन, मिट्टी, जंगल, पर्यावरण और आजीविका के पारंपरिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए प्रभावित समुदायों के जमीनी स्तर के आंदोलन बहुत उल्लेखनीय हैं। ये आंदोलन दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप में होते रहे हैं, वे चाहे किसी भी विशिष्ट राष्ट्र राज्य में हों। लगता है कि विकास की दिशा को मानवीय रूप देने और विकास के संसाधनों और तरीकों के संरक्षण की कुंजी जन पहल के हाथों में है। इन्हीं पहलों में यह आशा और आश्वासन है कि जिनसे विकास की वैश्विक प्रक्रियाओं का मुकाबला किया जा सकता है और उनसे प्रतिस्पर्धा करके उन्हें रोका जा सकता है। भविष्य में विकास की वैश्विक संकल्पना का आधार प्रतिस्पर्धी बाजारी हितों को नहीं बल्कि विकास के दूसरे छोर पर स्थित आम लोगों की सामुदायिक पहल को होना होगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।